जय भीम, नमो बुद्धाय। पहले नमो बुद्धाय कहा जाए, अब जय भीम कहा जाए। दोनों साथ साथ कहा जाए तो और अच्छा है ना, क्योंकि वो जो रोशनी है जो बुद्ध से आ रही है वो यहाँ बोधिसत्व में मिल रही है। बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर में, है ना। वो जातक में आपको पता है, हर जातक कथा में बोधिसत्व है। एक पात्र बोधिसत्व आएगा ही आएगा उसमें, उसके बिना जातक नहीं है। कोई भी जातक कथा जो आप मैं भी बताऊंगा, उस हर जातक कथा में आपको बोधिसत्व आएगा, है ना। और इसका जो कॉन्सेप्ट है कि कहानी में एक कैरेक्टर आए बोधिसत्व, इसके पीछे क्या फिलॉसफी है, क्यों आए, है ना। इसका भेद जो है, इसका रहस्य जो है, ये तब मुझे पता चला जब मैंने 10 साल उसमें लगा दिए। तो 547 कहानियाँ हैं, टाइम तो लगना ही था। 10 साल जो लगे वो ऐसे नहीं लगे उसमें, क्योंकि हर कहानी को आपको पढ़ना है। और फिर जब मैं गाइड के पास जाता था, आपको से बहुत लोग जब पीएचडी करेंगे तो आपको गाइड चाहिए, और उस गाइड की जो बात है वो सारे सब्जेक्ट को समझ रहा है। आप अपनी परेशानी उसको बताएंगे तो आपका मार्गदर्शन करेगा। तो जब मैं गाइड के पास जाता था कि मतलब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो पुरानी भाषा है पाली, आप समझ रहे हैं, भगवान बुद्ध के टाइम की भाषा है। और अगर हम हिसाब लगाएं तो 562 या 63 BC से लेकर के उसके बाद उनका करीब 80 साल की उम्र रही है, उनका आयुष जो है। तो उतने मतलब पीरियड में उन्होंने जो कुछ कहा वो हमारे बिहारों में जो भिक्षु थे, अस्थविर थे, उन्होंने सुना। ओरल ट्रेडिशन है, तब तो लिखने की परंपरा नहीं थी, आपको मालूम है, आप पढ़ ही रहे इतिहास में। और उनके महापरिनिर्वाण के बाद जब ये आवश्यकता महसूस हुई तो फिर उसका लिखने का कार्य शुरू हुआ। आपको मालूम है, वो आपके जैसा अभी चर्चा कर रहे थे, तो त्रिपिटक में वो सबसे पहले जगह मिली लिखने की, जो बारी आई तो सूत्र पिटक को ही मिलनी है, भगवान के सूत्र हैं। आनंद उनके उपस्थायक थे, हमेशा उनके साथ रहते थे। वो भी एक कहानी आपको पढ़ने को मिलेगी कि उनको अरहत पद नहीं मिला था। आनंद को जीवन भर अरहत पद नहीं मिला, हालांकि वो सारे सूत्र उनको याद थे, है ना। इसका जिक्र जो है कलाम साहब ने भी किया, APJ अब्दुल कलाम ने, हमारे जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि भाई पुराने उसमें मैं देखता हूँ कि एक ही आदमी है जो हमारे कंप्यूटर से भी ज़्यादा जिसमें पोटेंशियल था, सारे सूत्र उनको याद थे। इसलिए जब प्रथम संगीति हो रही थी, फर्स्ट जब लिखने का काम हो रहा था, कौन करवा रहा था वो? और नहीं, किसके राज्यकाल में? है। तो उसमें आप देखिए कि वो आनंद को ये तब तक अरहत पद नहीं मिला था, और कहा गया था कि जब तक इनको अरहत पद नहीं मिलता है तब तक वो अध्यक्ष नहीं बन सकते, है ना। फिर रातों रात जो उनकी साधना थी, है ना, उस हिसाब से जब वो उन्होंने प्रूव किया कि अब वो अरहत बन गए हैं, तब फिर ये काम उनके मार्गदर्शन से शुरू हुआ। और वो चूँकि सारे सूत्र उनको याद थे, तो खैर ये कहानी जो मैंने बता दी वो जातक में नहीं मिलेगी, ठीक है। ये आपको अलग से सूत्रों में मिल जाएगी, लेकिन जातक में ये कहानी नहीं आई। अब जो आदमी जातक में रिसर्च कर रहा है, जाहिर है वो साथ साथ और भी उसको बहुत कुछ पढ़ना पड़ रहा है। हर कहानी का एक बैकग्राउंड है ना, तो जब तक आप जानेंगे नहीं उसको, तो उस कहानी को आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए शुरू में मुझे जो तकलीफ हो रही थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था, और अपने मार्गदर्शन से कहता था, गाइड से, तो कहते थे फिर पढ़ो और पढ़ो, है ना। तो उसमें जो समय लगा वो व्यर्थ नहीं गया। बहुत सारी चीज़ें मुझे साथ साथ पता लगती रही, और पाली भाषा भी पढ़नी पड़ी।
जो मूल स्रोत है वो पाली का है। तो पाली जब तक आप पढ़ोगे नहीं, पूरी समझ आपको विकसित नहीं होगी। हालांकि भदंत आनंद कौशलनयन जी ने बहुत अच्छा उसका अनुवाद किया है, वो उपलब्ध है हमारे यहाँ इस रूप में। ये जो है जातक अट्ठ कथा के नाम से ये ग्रंथमाला छपी है, ये इसका 7वां भाग मेरे पास है ना। तो इसके जो पहले वाले भाग हैं उसमें कथाएं 1 से लेके वो चलती हैं, 8 भागों में पब्लिश हुआ है। पता नहीं आपकी लाइब्रेरी में है या नहीं, अगर नहीं है तो मैं सर को बता के जाऊंगा कि वो ये मंगा लें, आपको पढ़ने में इससे सुविधा हो जाएगी, क्योंकि इसमें पाली भाषा का भी है और हिंदी भी है। ठीक है, तो ये मैं इंट्रोडक्शन के रूप में आपको दे रहा हूँ कि अब हुआ क्या। और जब इसको आप पढ़ते हैं तो भाषा पुरानी है, पाली भाषा पुरानी है। जो भदंत आनंद कौशलनयन जी ने जो अनुवाद भी किया है वो किया है 1926 में। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि पाली से हिंदी बना दिया, लेकिन जो शैली है वो तो वही है जो बुद्ध घोष ने लिखी। अब ये जातक अट्ठ कथा लिखी गई किसके द्वारा? बुद्ध घोष के द्वारा। कब? 300 AD में। समझ रहे हैं मेरी बात? हिंदी समझ में आ रही है ना सबको? तो यानी अगर हम बुद्ध घोष की भी बात को ले लें, 300 से 400 शताब्दी के बीच अगर जातक अट्ठ कथा उन्होंने लिखी, ठीक है, तो भी कितनी पुरानी हो गई? करीब अभी 122 हो रहा है और वो 300 या 400 देखें तो करीब 1600 साल तो वैसे हो गए। ठीक है, यानी आप ये तो मान के रखेंगे कि जो पुरानी चीज़ है, कितनी पुरानी चीज़ है, उसको समझने के लिए आपको ज़्यादा अकल चाहिए, ज़्यादा मतलब सामग्री चाहिए उसको समझने के लिए। तो आज आप जिस रूप में भदंत आनंद कौशलनयन जी को पढ़ेंगे, इसमें हो सकता है कि आपको वो भी बात समझ में नहीं आए, क्योंकि वो भी पाली से हिंदी कर दिया हुआ है। अब शेक्सपियर जो है अंग्रेजी के कवि हैं, शेक्सपियर की अंग्रेजी जो है अंग्रेजों को भी समझ में नहीं आती है ना। तो जब तक उसका टिप्पणी और उसकी विश्लेषण करके उसको खोला नहीं जाएगा तब तक वो बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि 16वीं सेंचुरी की अंग्रेजी और आज की जो अंग्रेजी है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना। इसीलिए आप देखते हो कई बार दाऊ दाऊ करके आती हैं तो उसमें हम घबरा जाते हैं कि भाई दाऊ क्या चीज़ है, THOU दाऊ है ना। तो इस तरह की बातें, बहुत सारे शब्द बदल जाते हैं है ना, बहुत सारे अर्थ बदल जाते हैं, लिखने की शैली बदल जाती है, भावना बदल जाती है, क्योंकि उस समय का जो सामाजिक परिवेश था, याद कीजिए है ना, बुद्धकालीन जो सामाजिक परिवेश था वो आज के समाज में तो नहीं मिलेगा आपको, है ना। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ नटशेल में कि जितने चेंजेस इसमें आए जातक अट्ठ कथा में, उनको समझने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मुझे कई बार लोग कहते हैं कि आपको इतना टाइम क्यों लग गया, 3 साल में तो PhD हो जाती है ना। लेकिन चूंकि ऐसा ग्रंथ नहीं था जो कि 3 साल में आदमी लिख सके उसका, तो फिर इसलिए मुझे 10 साल लग गए। और पंजाब विश्वविद्यालय से जो चंडीगढ़ में है, मैंने वहाँ से ये कार्य पूरा किया, और पूरा करने के बाद में मेरे मन में ये भावना उठी कि ये इतना अच्छा मैनेजमेंट का इसमें भगवान बुद्ध ने मार्गदर्शन किया है, और हम लोग बेवकूफ़ों की तरह जो मॉडर्न मैनेजमेंट है जो अमेरिका से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, जिसमें कि पहला उद्देश्य ही है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाया जाए, है ना। यानी पहला ही उनका सिद्धांत है शोषण पर आधारित है, मशीन का हो, अपनी प्राकृतिक परिवेश का हो, ज़मीन का हो, समुद्र का हो, हर जगह से आपको एक्सप्लॉइट करना है अपने किसके लिए? मुनाफे के लिए। आप ये नहीं देख रहे कि उससे हमारी प्रकृति को क्या नुकसान हो रहा है, हमारे जल में क्या नुकसान हो रहा है,
मानव जगत में क्या नुकसान हो रहा है, पशु पक्षियों को क्या नुकसान हो रहा है, वनस्पति किस तरह से प्रभावित हो रही है ना। फिर चिल्लाते हैं ग्लोबल क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट हमारा खराब हो रहा है, सब बह जाएगा, प्रलय हो जाएगी, है ना, टेम्परेचर राइज कर रहा है। आप देखिए तमाम अभी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितनी बड़ी विभीषिका हमारे सामने खड़ी हुई है, क्योंकि आपने जिस मैनेजमेंट से काम किया इतने सालों में, उसमें यही सिखाया जा रहा है कि दोहन कीजिए, किसी तरह से माने अपनी एसेट्स को बढ़ाइए, प्रॉपर्टी बढ़ाइए, है ना। माने पूंजीपति जो विचारधारा है, मैं उस पर अब ज़्यादा नहीं जाता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ कि भगवान बुद्ध ने जो मैनेजमेंट बताया है जातक कथाओं में, है ना, वो कैसा है, मानवीय से समझते हैं, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। यानी जैसे मान लीजिए आप छोटा सा ही बिजनेस अगर लें, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, ठीक है। अब बेचने वाले को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने बहुत ही सस्ते में बेच दिया, ठीक है। अगर बहुत सस्ते में बेच दिया तो उसको ये होगा कि वो फिर तो मुझे नुकसान हो गया। और जो आपके खरीदने वाला है अगर उसको बहुत महंगा देगा तो वो भी दुखी हुआ कि मुझसे लूट लिया या मुझसे मतलब मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। जैसे अभी आप देख रहे हैं अस्पतालों में होता है, डॉक्टर और ये हॉस्पिटल जो है वो कहते हैं कि भाई इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम कमा लें। तो कई बार ऐसी घटनाएं भी समाचार में आती है कि भाई वो लाश को ही वेंटिलेटर पे लगाया हुआ था, इतने दिन तक लाश का ही इलाज चल रहा था, है ना, क्योंकि वो आईसीयू में है, लोगों को बाहर तो पता नहीं है, जो डॉक्टर कह रहा है उनकी बिलिंग चल रही है। तो इस तरह के जो धंधे है ना, इस तरह की जो भावनाएं, इस तरह के जो विचार बने, वो कहाँ से बने, मॉडर्न मैनेजमेंट से। अगर मानवीय पक्ष उसमें होता तो कभी ऐसा नहीं करते। लालच, ग्रीड जिसको कहते हैं, है ना, वो कहाँ से पैदा हो रहा है, वो हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट की फिलॉसफी से पैदा हो रहा है। अगर हमारी पद्धति को लिया जाता जो भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया है, तो उसमें लालच, ईर्ष्या, स्पर्धा, है ना, हिंसा, इन सब का अभाव रहता, ठीक है। तो मैं आपको अब लिए चलता हूँ जातक पर। अब यहाँ आते हैं, जब आपको इतनी बात पता लग गई कि हम जातक का जो अध्ययन कर रहे हैं वो इस ध्यान से कर रहे हैं। हालांकि हम जब इस पे रिसर्च कर रहे थे तब मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी। मैं तो हर जातक कहानी को पढ़ रहा था और उसमें से निकालने की कोशिश कर रहा था कि ऐसी कहानी क्यों बनी। तो एक कहानी मैं बता देता हूँ इसके साथ ही जुड़ी हुई, कि जो बुद्ध घोष हैं जिन्होंने किताब लिखी अट्ठकथा, जातक उन्होंने नहीं लिखी। आपके कुद्दक निकाय में जो जातक है वो बुद्ध घोष की लिखी हुई नहीं है, वो तो शास्त्र यानी भगवान बुद्ध द्वारा उच्चरित है। जैसे धम्मपद की गाथाएं हैं, है ना, धम्मपद की जिस तरह गाथा बनी है उसी तरह से उन्होंने गाथाएं कही, है ना। मैडम नहीं समझ में आ रहा तो आप आगे आ जाइए। कई बार हो सकता है आप लैंग्वेज न समझ रहे, कोई दिक्कत हो रही है, आप नहीं ना समझ रही है ना, तुरंत पॉइंट आउट कर दीजिए कि भाई ये बात समझ में, क्योंकि हिंदी तो थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, आपको हो सकता है कि धीरे धीरे, जैसे मुझे भी कई बार मराठी बहुत तेज बोली जाती है तो नहीं समझ में आती, मराठी मेरे को जब धीरे धीरे बोलते हैं तो पकड़ में आ जाती है। तो जब तक आपके कान अभ्यस्त नहीं होंगे तब तक वो भाषा पूरी समझ में नहीं आती है। तो जातक जो ग्रंथ आपने कुद्दक निकाय में बताया कि ये 10वां ग्रंथ है, उसमें सिर्फ गाथाएं जो कि भगवान बुद्ध द्वारा उच्चरित हैं। चाहे गेय पद उसको लिखा गया है कि गाथा गेय पद है। आप लोग कैसे उसको गाथा को कैसे डिफाइन करते हैं, गाथा का क्या देते हैं उसके डेफिनेशन? अगर परिभाषा देनी हो कि गाथा क्या होती है तो आप कैसे उसको परिभाषित करते हैं? मुझे तो मिला यहाँ पर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने लिखा है कि ये गेय पद है। गेय समझते हैं ना, जिसको गाया जा सकता है, तो गेय पद है। अब
जातक जो ओरिजिनल आप देखेंगे कुद्दक निकाय का ग्रंथ, वही मोटा ही है क्योंकि 547 कहानियाँ टोटल मिलती हैं, तो हर कहानी में वो गाथा जो है वो लिखी हुई है। अब वो गाथा को कैसे समझें? गाथा में तो एक कहानी है, चाहे वो 2 लाइनें ही हैं, लेकिन उस 2 लाइनों में एक कहानी है। एक एग्जाम्पल दूं आपको समझाने के लिए। जैसे एक 2 लाइनें हैं कि जहां पर ये नौकर चिल्लाता है वहीं दबा खजाना है। उन 2 लाइनों को जब अर्थ करेंगे तो समझिए इस रूप में आता है कि जहां ये नौकर चिल्लाता है वहीं गड़ा खजाना है। अब आप बोलिएगा क्या मतलब है? इसमें तो न धर्म की बात है, न किसी करुणा की बात है, न शिक्षा की बात है, तो जस्ट एक कहानी है ना? मैं समझ रहे गाथा, तो इस ढंग की गाथाएं हैं। अब उसका अर्थ खोलने के लिए इन 2 पंक्तियों का क्या अर्थ है, इसके अंदर क्या कहानी छुपी हुई है, उसका काम किया बुद्ध घोष ने। ठीक है, पाली साहित्य उसने पहले ढूंढा, पाली में कहाँ इसका अर्थ मिल जाएगा। फिर वो गए बेचारे सिंघल में, क्योंकि आपको मालूम है कि भगवान बुद्ध का जो अशोक के टाइम में जो प्रसार हुआ था, संघमित्रा और उनके पुत्र महेंद्र गए थे, है ना, श्रीलंका गए थे। तो ये बहुत सारा जो पाली उस समय का साहित्य था जो भगवान द्वारा उच्चरित था, वो अस्थवीरों द्वारा, थेरियों द्वारा वो विभिन्न देशों में गया। तो वो वहाँ पता चला कि सिंघली भाषा में वो कहानियाँ मिल जाएंगी। तो बुद्ध घोष वहाँ सिंघल गए, वहाँ उन्होंने सिंघली भाषा सीखी, वहाँ उनको कहानियाँ मिली। उन कहानियों को फिर वो वापस ले आए पाली में। क्लियर हो गई? यानी हमारे देश का माल इसी तरह से कहिए कि पाली में जो थी वो रचनाएं विभिन्न देशों में गई, सिंघली भाषा में मिली। वो वहाँ पर बुद्ध घोष गए, वहाँ महाविहारों में चक्कर काटते रहे, अस्थवीरों से बात करते रहे, वहाँ से फिर उन्होंने ट्रांसलेशन किया पाली में। फिर हमारे पास आज ये लकीली बहुत सी चीज़ें तो ख़त्म हो जाती हैं, जैसे बताया नालंदा जला दी गई लाइब्रेरी, है ना, बहुत सी किताबें जल गई, बहुत सा साहित्य अभी भी बताते हैं कि नहीं प्राप्त है, तिब्बती भाषा में है। राहुल सांकृत्यायन का नाम अगर आपने सुना हो तो वो वहाँ से तिब्बत से लेकर के बहुत सारा साहित्य आए थे जो कि हमारे हिंदुस्तान में उपलब्ध नहीं था। ठीक है, इसलिए कई लोग कहते हैं कि इसी कहानियाँ तो 3000 कहानियाँ हैं जहाँ तक की। ठीक है, अब जितनी मिली नकली उतनी उन लोगों ने साहित्य सम्मेलन प्रयाग से छपी हुई है, जिसमें हमको नंबर मिलता है 547 का, है ना। जो कहते हैं 550 भी हैं, लेकिन मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं आपको 547 के बाद नहीं बता पाऊंगा कि अगली उस 548 में क्या था, है ना। बट एनीवे, जितना मिला है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा खजाना है। और मैं ये कहता हूँ कई बार कि अगर संसार में कोई पहली किताब लिखी गई थी प्रबंध शास्त्र की, प्रबंध शास्त्र समझ रहे हैं, मैनेजमेंट की, तो वो जातक। दुनिया की पहली किताब जो मैनेजमेंट साइंसेस पर लिखी गई वो जातक थी, जो कि पाली भाषा में लिखी गई। और ये हम लोगों को इसके लिए गौरव महसूस होना चाहिए, गर्व करना चाहिए कि पाली भाषा में वो चीज़ हमारे यहाँ उपलब्ध आज भी है। अब जो बीच वाला जो पोर्शन है, बीच वाले जो करीब 1000 साल का जो अंतराल है, जिसमें कि मान लो भारतवर्ष पर बहुत से आक्रमण हुए, मुगलों का, उनसे पहले खिलजी और कई वंश यहाँ पर रहे हैं, उनका अपनी परिपाटी थी पढ़ाने की ना। वो हमारे संस्कृत या पाली से पढ़ा नहीं रहे थे, अपनी अरबी फारसी वगैरह पढ़ा रहे थे, तो उनको जातक से क्या लेना देना। तो इसी तरफ बिहार में पढ़ा ना, कहीं अगर जातक था भी तो इसी तरफ पढ़ा होगा। फिर हमारे अंग्रेज भाई लोग आ गए,
उन लोगों ने अपनी शुरू की, अपनी शिक्षा दीक्षा की जो प्रणाली है उस हिसाब से शुरू किया। तो ये किताब तो पड़ी रह गई सेल्फ में, है ना। या मान लीजिए अधिक हुआ होगा तो उसको बढ़िया से लपेट के पूजा पाठ कर लिया जाता होगा, है ना, अगरबत्ती दिखा दी जाती है उसके ऊपर, धर्म ग्रंथ है, ठीक है। लेकिन वो तो धर्म ग्रंथ नहीं था, वो तो आपके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उसमें दिए गए हैं प्रबंध के, आपको मैनेज कैसे करना है वो बात बताई गई है। और इसका प्रूफ भी लकीली मिल गया। बहुत सारे आपको मालूम है हिंदुस्तान में विदेशी यात्री भी आते थे, जैसे पायान का नाम सुना होगा आपने, वो इंसान था, है ना, इस तरह से मेगास्थनीज वगैरह इस तरह वो आते, उन लोग कुछ कुछ लिखे थे, उनमें से कुछ इन्फॉर्मेशंस हमारे आज के इतिहासकारों को मिला, विद्वानों को मिला, तो बताते हैं कि भारतवर्ष इस ढंग का था जो उसने लिखा। तो उसमें एक चीनी यात्री आया था, उसका नाम था इत्सेन, आपको पढ़ाया जाता कि इत्सेन भी आया था, उसने भी कुछ अपने ट्रेवलॉग लिखे। अब उस ट्रेवलॉग में वो लिखता है कि जब मैं अवधपुरी गया, विक्रमशिला गया, नालंदा गया वगैरह वगैरह बिहारों में, तो मैंने पाया कि एक सब्जेक्ट है जो सबके लिए कॉमन है, और वो है जातक। तो आप कहेंगे कि मैंने बिहारों में क्या और क्या पढ़ाया जाता था? तो बिहारों में उस समय जब इत्सेन आए तो काफ़ी चीज़ें पढ़ाई जाती, उनमें व्याकरण है, नौका शास्त्र है, निघंटु है ना, तर्क शास्त्र है, मान लीजिए ज्योतिष शास्त्र है, उस समय के जो डिसिप्लिन्स थे वो सब पढ़ाए जाते थे। और साथ में सबको जातक एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहे हैं? इत्सेन दे रहे हैं। अब उसमें से जब मैं कर रहा था तो मैंने कहा कि ये तो एक पॉइंट है, उस समय अगर पढ़ाई जा रही थी सबको तो क्यों पढ़ाई जा रही? जैसे आज की परिपाटी में भी आप देखें, आप इंजीनियरिंग कोई भी करें, इंजीनियरिंग के तो बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, मेटलर्जिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, दुनिया भर के हैं, ठीक है। तो पहला साल जो होता है वो सबको कॉमन होता है, ठीक है। वहाँ जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो सबके लिए हैं, कोई भी ब्रांच आप कीजिए, लेकिन ये सब आपको फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, है ना, स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं एज कॉमन सब्जेक्ट्स। उसका क्या कारण है कि पहले आप स्पेशलाइजेशन पर जाने से पहले आपको जो ग्राउंड तैयार होना चाहिए, है ना, वो सारे इंजीनियर्स को जरूरी है। उसमें वो वर्कशॉप में भी ले जाते हैं, है ना, कारपेंटरी करवाएंगे, ब्लैक स्मिथी करवाएंगे, है ना, इस ढंग की चीज़ें प्रैक्टिकल्स में रखी जाती हैं, विच आर कॉमन टू ऑल ब्रांचेस। तो यही जो है कॉन्सेप्ट इत्सेन बता रहे हैं कि उस समय जातक जो था वो कॉमन था फॉर ऑल ब्रांचेस। उसका कारण ये था कि आज आप पा रहे होंगे कि मैनेजमेंट जो है वो आपको हर जगह चाहिए, मैनेजमेंट का ज्ञान हर जगह चाहिए। क्लास का मैनेजमेंट हो, आपके घर का मैनेजमेंट हो, स्कूल में आप मैनेजमेंट कर रहे हैं या आपने किसी बुटीक में कर रहे हैं, फैशन में कर रहे हैं, देखिए उसी नाम से आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट तो था ही था, अब उसमें किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट है ना, आप और तो और मैंने देखा कि आपका टेलरिंग में भी, मेडिसिन में भी, हर जगह मैनेजमेंट की आपको इनपुट दिए जाते हैं। उसका कारण क्या है कि मैनेजमेंट तो हर जगह चाहिए। आप अपनी लाइफ का मैनेजमेंट करते हैं कि नहीं करते? टाइम मैनेजमेंट करते हैं, ये तो कोई नई बातें नहीं है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो भी मैनेजमेंट करते हैं, उनको पढ़ाया तो नहीं गया, या हमारे किचन में जो हमारी माताएं बहनें वो भी मैनेजमेंट करती हैं कि नहीं? डब्बों में लिख के रख देती है कि इसमें फलानी चीज़ है, इसमें काली मिर्च है, इसमें, या उनकी एक जगह फिक्स होती है कि हमारा नमक यहाँ पर है ना, शक्कर इस जगह है। तो ये सब मैनेजमेंट की बात है, उसके लिए जरूरी नहीं कि वो MBA करके आई है, लेकिन ये कॉमन यानी हमारे प्रैक्टिकल उससे निकला हुआ जो है ज्ञान है वो हम लोग यूज़ करते हैं। और जब उसका विषय थोड़ा अध्ययन करना होता है तो आपकी ब्रांचेस हैं, है ना, फिर वो आपको
आप तकलीफ है कोई? यस क्या सर, नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, श्वास लेता हूँ। हे भगवान, मेरी बातों से नींद आ रही है तो सोच रहा कि नींद उड़ गई हो। अच्छा जल्दी आ जाएगा, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ तो नींद लोग ऐसी अचरज भरी बातें सुन करके कि ऐसा था पुराने ज़माने में मैनेजमेंट था, ये तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है। और वो भी भगवान बुद्ध बता रहे हैं, वो तो कुछ धर्म की बात बता नहीं थे, मैनेजमेंट की बात बता रहे हैं कि क्या चक्कर है। तो लेकिन ये सच्चाई है कि जो मैनेजमेंट है बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज है ना। तो मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा था, एक छोटा बच्चा है वो भी मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है? स्कूल में गए, क्लास चल रही है, टीचर ने पूछा होमवर्क करके लाए हो? हाँ सर लाया हूँ। अच्छा दिखाओ। अब उसका पूरा बस्ता इधर से उधर होने लगता है, कॉपी भूल गया सर। उसको तो किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन वो मैनेजमेंट उस सिचुएशन को उसने मैनेज कर लिया, ठीक है नहीं, कल तक के लिए टल गया। अब जो है जो हमारे क्या कहते हैं जो टीचर हैं उनकी तरफ से भी क्या है, अगर मान लीजिए कोई बहुत ही कड़क टीचर है, हो सकता है उसकी उंगलियां ले लें और उसमें पेन डाल के दबाना शुरू कर दे कि सच्चाई उगल देगा अभी किया है कि नहीं किया। तो वो उनका मैनेजमेंट का तरीका है ना। और मेरे जैसा बहुत ही करुणा बुद्धिस्ट मैनेजर होगा, है ना, जो उसमें से निकल के आ रहा है जातक कथाओं में से, तो कहेगा कि ठीक है क्षमा करो, कल ठीक है, कल ले आना याद से। हाँ ठीक है, ठीक है, अब कल जाके घर जाके कर ले पूरा, तो ठीक है। तो वो एक मैनेजमेंट का ढंग है, एक ये मैनेजमेंट का ढंग है। यू गेट माई पॉइंट? इसलिए आप, मैं पुराने जब लोगों से बात करूँ तो कहते हैं कि हम लोग के टीचर तो बहुत बहुत क्रूर होते थे, इतना मारते थे, है ना, और कोई कोई तो उठा करके उनको कांटों पर भी फेंक देते। ये भी गाँव वाले से बात करते तो कहेंगे हमारे तो ऐसा मैनेजमेंट ज़बरदस्त होता था, ठीक है। तो दोनों सिरे हैं, एक बहुत ही क्रूर है और एक बहुत ही पोलाइट है, ठीक है। बुद्धिस्ट मैनेजमेंट ये कहता है कि आपको क्रूर होना है, ये भगवान बुद्ध से तो नहीं आशा की जा सकती कि क्रूर होना है ना। वो क्या कहेंगे? सम्यक होना है। कितनी अच्छी बात बताई उन्होंने कि सम्यक, बहुत ज़्यादा भी रिलैक्स नहीं कर देना है कि बच्चे नालायक हो जाए, स्टूडेंट हो गया है कौन मार तो कुछ फर्क तो पड़ेगी नहीं। जैसे अभी हमारे लोगों ने कानून बना दिया कि बच्चों को कुछ नहीं कहना है ना। अभी आप देखो जो केसेस हुए, बच्चे को बहुत मार दिया था तो फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि नहीं, बच्चों को आप टच भी नहीं करेंगे। ऐसा हुआ ना। अभी बच्चे, अभी टीचर क्या करते हैं, हमको क्या करे थे, माँ बाप समझेंगे अपने, तो एकदम रिलैक्स हो गया 0% कि हमको कुछ नहीं बोलना है, कोई डांटता भी नहीं अब टीचर, है ना, हमको क्या जरूरत है। और पुराने वाले ऐसे थे कि भाई एकदम पूरा उसको डिसिप्लिन करके रखते थे, है ना, कि उठा के कांटों पर भी फेंक देते थे। तो कहने का अर्थ है कि दो एक्सट्रीम है ना मैडम, आपको समझ में आ रहा है ना? दो एक्सट्रीम है, एक बहुत ज्यादा और एक, अच्छा नहीं मैं कहीं गलत तो नहीं कह रहा, आप वहाँ बहुत हलचल मचा रही हैं, इधर सामने आ हाँ भाई कुछ कुछ मुझे लग रहा था, तो मैं आपको कहानी अभी बताने वाला हूँ, इसी तरह का मैनेजमेंट वाली स्टोरी बताने वाला हूँ कि वो जो बुद्ध है वो सम्यक की बात करते हैं। यानी सम्यक क्या हुआ कि भाई बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। जैसे कि उनको जब पूछा गया तो उन्होंने उदाहरण वीणा का उदाहरण देते हैं, आपको अक्सर पढ़ने में मिलेगा कि वीणा की तार को इतना मत कसो कि टूट जाए और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि बजे ही नहीं। तो उनका जो ज्ञान है वो सम्यक का ज्ञान है, बरोबर। अब सम्यक का ज्ञान जो है वो उनको कब आया? पहले तो बेचारे 6 वर्ष तपस्या करते हैं, जिसने जो कहा बिना खाए तपस्या करते रहे, है ना। अब हुआ कि एकदम सूख के बदन काटा हो गया, बेचारे उठे हैं अब तो 2 कदम बाद ही गिर गए। फिर सुजाता, है ना, इसलिए थैंक्स टू सुजाता, आप ही आ
आगे आ जाइए, आ जाइए, आगे। धन्यवाद। आइए। तो वो जो कहानी आती है वो सबको पता है ना। सुजाता ने खीर बनाई थी, भगवान को अर्पित की है ना। उस समय उसको उठा करके जैसे कि एक शक्ति उनमें हुई, एक शक्ति आई और वो फिर से तपस्या करने बैठ गए, इस बार इस संकल्प के साथ, है ना। तो मन में भावना आई कि अरे मैं जो कर रहा हूँ, अगर मैं ही मर गया, है ना, जिस जो हालत हुई है, तो फिर सब किसके लिए, पर हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं। तो ये जो इनलाइटनमेंट थी, ये जो भावना थी उनमें, ये सम्यक की भावना वहाँ से मुझे लगता है ना, कि वहाँ से निकली होगी, है ना। कई बार जब हम लोग भी बहुत ठोकरें खा लेते हैं, एक्सट्रीम पे बहुत कुछ कर जाते हैं, फिर दिमाग में आता है कि यार ऐसा क्यों, पछताते हैं, है ना। तो इसलिए बुद्ध ने शुरू में ही बात कह दी कि भाई सम्यक पे रहोगे तो बहुत से तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, है ना। बहुत से दुखों में पड़ना ही नहीं पड़ेगा। तो ये जो सम्यक का ज्ञान था, मुझे लगता है कि आज बहुत ज़रूरत का ज्ञान है, क्योंकि एक तरफ से तो हमको सारी बातें बताई जा रही हैं एक्सट्रीम पे जाने के लिए। जो मॉडर्न मैनेजमेंट है वो यही कहता है कि भाई मैक्सिमाइज करो। अरे यहाँ तक कि जो ऑप्टिमाइज की थ्योरी है, जो ऑपरेशन रिसर्च में पढ़ाते हैं, उसका भी उद्देश्य क्या है, मैक्सिमाइज करो। ऑप्टिमाइज करना सिखा रहे हैं। ऑप्टिमाइज फॉर व्हाट, फॉर अनुकूल बनाना, मैक्सिमम प्रॉफिट। माने बाकी सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, जैसे कंज्यूमर, है ना भाई, हमारे रॉ मटेरियल भी ऑप्टिमाइज हो, बिजली भी ऑप्टिमाइज हो, उसका कम से कम लगे, है ना। इनपुट यानी कम से कम लगे और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दोनों का रेशियो जो है, आउटपुट बाय इनपुट का जो रेशियो हो वो ज़बरदस्त है, 90% एफिशिएंसी है ना। लेकिन आपने ऑप्टिमाइजेशन के चक्कर में किया क्या कि बहुतों का तो दम ही निकाल दिया, है ना। बहुत सी हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनको तो बिल्कुल कबाड़ा करके छोड़ दिया। देखे होंगे आप, जो हम लोग को भुगतना पड़ रहा है, बहुत सारे कैंसर और लक्षण पड़ रहे हैं, है ना, जो बीमारियां हैं वो इसी सब से आ रहे हैं। अब साइंटिस्ट हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ये हो गया है, अब दिल्ली के शहर में पॉल्यूशन इंडेक्स ये है, आप समझ रहे, देख रहे होंगे अभी टेम्परेचर ये वगैरह वगैरह, लेकिन कहाँ से हो रहा है उस पर बात नहीं करेंगे। तो भगवान बुद्ध जो हैं, इसलिए आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो सम्यक का ज्ञान है बहुत, अबे एक्सट्रीम पे आपको जाने की क्या ज़रूरत है ना। ऐसे मेथड आप इवॉल्व करिए। अगर सोलर एनर्जी है, ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मॉडर्न में आ जाए कि भाई सोलर से ही अगर करना है तो सोलर में भी एक्सट्रीम पे मत चले जाइएगा। कैसे, उसमें किसी ने ये दिया, कोई साइंटिस्ट था, कि वो जो सूरज है ना, सूरज की गर्मी जो है उसको हम रिफ्लेक्ट करके, जैसे अब सूरज मालूम है, चांद भी चमकता है उसी की रोशनी से, तो जो सूरज आपके यहाँ है, जो गर्मी जो रोशनी दे रहा है, कुछ ऐसा रिफ्लेक्टर कॉस्मोस में लगाएं कि वो फिर आप यहाँ आपके दिन ही चलता रहे। ठीक है, तो आपके हो सकता है साइंटिफिक में इन्वेस्टिगेशंस करते हुए ये सच भी हो जाए, लेकिन उसका क्या इफेक्ट होगा वो बाद में देखेंगे। पहले इसको कर लें, पहले न्यूक्लियर बना लें, है ना, पहले हम डायनामाइट बना लें, उसके पहले सोचते नहीं, तो फिर सीधा आप एक्सट्रीम पे जा करके ऐसी स्थिति पैदा कर देते हो। लेकिन यही अगर पहले थोड़ा सा सोच लो, एक्सट्रीम पे न जाओ, है ना, तो आपको बहुत सारे जो बाद में कष्ट होने हैं वो नहीं होंगे। इसलिए हम लोग कई बार, आप जब हम वंदना करते हैं भगवान बुद्ध की, तो किस तरह करते हैं? किसी को वंदना वाली लाइन याद हो तो मुझे सुनाए। बुद्ध की वंदना कहाँ शुरू होती है? भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। अब सम्मा जो है पाली का शब्द है, सम्मा का क्या अर्थ होता है? सम्यक में वो संबुद्ध है, सम्यक में वो परिपक्व है, उनको मालूम है सारा सब।
हम लोगों को अभी नहीं मालूम, अभी हम लोग को अपना सम्यक का नहीं मालूम है, ज्ञान नहीं है, कितना पढ़ना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना खाना चाहिए, है ना, कितनी देर अब वो कर रहे हैं एक्सरसाइज करना चाहिए, किसको किस तरह बात करनी चाहिए, ये सब अभी नहीं मालूम। इसलिए अष्टांगिक मार्ग देना पड़ा। सम्यक दृष्टि रखो, सम्यक वाचा रखो, है ना। तो सम्यक का जो आप देखिए अष्टांगिक मार्ग में सबके साथ सम्यक जुड़ा हुआ है। समाधि भी करनी है तो सम्यक समाधि होनी चाहिए, उसमें भी एक्सट्रीम नहीं जाना है। किसी को बहुत प्यार से बोलना है तो बहुत ज़्यादा प्यार से भी नहीं बोलना है ना। किसी को हमारे बाल बच्चों से प्यार करना है, अपनी संतान से, तो भी अति नहीं करनी है। तो लाड़ प्यार में आप देख ही रहे हैं, खाए जा पिज्जा वो भी ले ले, जो कहा ले ले, है ना, उसके बाद में उसका शेप बर्बाद कर दिया, जो भी हो गया, है ना। इस तरह से वो अति का नतीजा है। तो वही मैं देख रहा था कि ये जो सम्यक है, अगर हम मान लीजिए डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर लें तो हमको किसी डॉक्टर के पास जाने से मिल जाएगी, है ना, पैसा बर्बाद होने से बच जाएंगे, दुख होने से बच जाएंगे, है ना मैडम। अब आप क्लास में मान लीजिए हंसी जा रही हैं और इतना हंस लें, ना, एक बात कह रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि मतलब बाकी लोगों का अनुशासन भंग हो जाएगा। तो सम्यक में मान लीजिए हंस नहीं थोड़ी सी, है ना, चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तो सम्यक नहीं है। तो सम्यक का निर्वाह जब हम लोग करना सीख लेते हैं धीरे धीरे तो हमें मतलब उससे लाभ मिलने लगता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई दूसरा खड़ूस वो होता प्रोफेसर, चलिए गो आउट ऑफ द क्लास, तो वो नुकसान होता। तो कहने का मतलब मैं अपने सम्यक को इस रूप से परिभाषित करता हूँ कि अंग्रेजी में जब बोलना होता है कि भाई ऑप्टिमाइज कीजिए। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता कि सम्यक क्या है, तो उसको आपको बताते हैं कि आप ऑप्टिमाइज लोगों को समझ में आ जाता है। इंडस्ट्री में भी जाते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ ऑप्टिमाइज करना है सर। जितना हमारे फैक्टर्स हैं, है ना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी इक्वेशंस होते हैं, उनको ऑप्टिमाइज करने का तरीका, फिर स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा से फिर स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस निकालते हैं, डेविएशंस निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन जिसको कहते हैं वो हमें पता लग जाता है कि हमको कितना परसेंट क्या यूज़ करना है। समझ गए मेरी बात। तो ये एक अभ्यास कंप्यूटर ने सिखाया, कंप्यूटर की मदद से स्टैटिस्टिकल टूल्स का व्यवहार करते हुए हम उस ऑप्टिमम सॉल्यूशन का पता कर लेते हैं। जातक में ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसमें जो बोधिसत्व चरित्र है जो कि ऑप्टिमम का निर्धारण करता है अपने अनुभव के आधार पर, जो कि हम लोग सभी करेंगे। अभी जब ये जातक की कहानियों को सीख जाएंगे, उसमें टेक्निक दी हुई है, उसको सीख जाएंगे, फिर हम बुद्धिस्ट मैनेजर बन जाएंगे और हम अपने अभ्यास द्वारा ये अनुभव प्राप्त करने लगेंगे कैसे ऑप्टिमाइज करना। अब एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ जो हमारी शिक्षा व्यवस्था पर लागू है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि भाई बच्चों को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। उसको कहते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट, है ना, अंग्रेजी में कहते हैं कि मतलब टुकाई करनी चाहिए कि नहीं करनी, या उसको ऐसा शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाए। तो इस पर एक कहानी आती है, तिलमुट्ठी जातक, तिलमुट्ठी जातक, है ना। नंबर उसका क्या है मैं भूल गया हूँ, लेकिन उसमें होता क्या है कि एक आचार्य भाग दे करके पढ़ने वाला लड़का है। अब देखिए यहाँ आचार्य भाग आ गया सब। अब पाली में तो उसने लिख दिया आचार्य भाग, जब तक वो आपको बताया ना जाए आचार्य भाग क्या होता है तो कैसे पता चलेगा। तो आचार्य भाग उन दिनों में वो होता था जो बड़े घरों के लड़के या राजाओं के लड़के जब आते थे आचार्य के पास तो उनकी जो फीस है वो पे करते थे, उसको कहते थे आचार्य भाग दे करके पढ़ते थे। कुछ जो बहुत गरीब घरों के थे उनको भी माने आचार्य भगाते नहीं थे, उनको भाई अपने विहार का काम या घर का काम उसमें शामिल रहता था और वो फ्री एजुकेशन लेते थे,
ठीक है। तो इस तरह की व्यवस्था उस समय थी। और अक्सर नाम आप पाएंगे जातक कथाओं में तक्षशिला का आएगा। उस समय तक्षशिला जो है विद्या का केंद्र रहा है ना। और वहाँ पर इस तरह के आचार्य थे जो आचार्य भाग भी लेते थे, माने एक मिक्स्ड सिस्टम था, बराबर। माने सारा कुछ गवर्नमेंट वाला ये नहीं था सिस्टम, माने कुछ प्राइवेट वाला हिस्सा भी था, लेकिन उनमें कोई ऐसा भेद नहीं था कि तुम आचार्य भाग दे रहे हो तो तुमको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, है ना, और जो नहीं कुछ दे पा रहा उसको नहीं मिलेगा। बराबर की शिक्षा होती थी और गुरु उसका ध्यान रखते थे, आचार्य ध्यान रखते थे। तो क्या होता है कि उसमें एक लड़का जो वाराणसी से आया है, वाराणसी राजा का औसत का लड़का है ना, वो आया है आचार्य भाग लेकर के तक्षशिला में और शिक्षा ले रहा है। और गुरु जो है उसको अपने साथ स्नान करने के लिए जब जा रहे हैं तो उसको साथ ले जाते हैं। अब वो नदी के किनारे एक बुढ़िया जो है वो तिल बेच रही है। तिल तो आप जानते हैं इस तरह है ना, तिल के लड्डू भी बनते हैं, तिल की भाई कई खाद्य पदार्थ होते हैं उसके, तो वो तिल बेचती है। अब आचार्य तो चले गए अंदर नहाने के लिए, अपना गमछा उमछा जो भी है वो रख के, और ये लड़का जो है शिष्य जो है वो देख रहा है, उसकी निगरानी कर रहा है और टाइम पास करने के लिए वहां से एक मुट्ठी तिल ले लेता है, ठीक है, और लेकर के धीरे धीरे खा रहा है, ठीक है। सीन क्लियर हो गया। अब जब बुढ़िया उसको देखती है तो कुछ बोलती नहीं है। उस विद्यार्थी ने वो ले लिया और खाता रहा, ठीक है, चला गया। दूसरे दिन आया आचार्य के साथ, आचार्य फिर स्नान करने चले गए हैं और फिर ये बुढ़िया का एक मुट्ठी तिल लेकर धीरे धीरे खा रहा है और अपना बैठा है वहां पर। आचार्य आए नहा धो के और ये इस तरह से फिर दोनों चले गए। तीसरा दिन आया, तीसरे दिन फिर वही हरकत की, ठीक है। बुढ़िया ने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन जब आचार्य निकले हैं नहा करके तब वो गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दे कि यहाँ के आचार्य लोग क्या यही सब शिक्षा दे रहे हैं, समझ गए, ये कर रहे हैं, वो चोरी करना सिखाते हैं वगैरह वगैरह। वो बहुत उल्टा पलटा बोलना शुरू कर दिया। तो आचार्य जो कहते हैं हुआ क्या, तो कहता है वो बुढ़िया कहती है कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार उसका यही काम ही है, तिल लेकर के खाना शुरू कर देता है। पूछने की तो बात ही अलग है ना। तो कहते ठीक है, तुम इतने चीज में क्या बात है, इतना चिल्ला के तिल का जितना तुम्हारा पैसा हुआ है उतना हम दे देते, आई विल पे फॉर इट, है ना, इसमें क्या गर्म होने की क्या बात है, तो साधारण तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहती है कि पैसे की यहाँ कौन बात कर रहा है, यहाँ तो शिक्षा दीक्षा की बात कर रहे हैं। तो लड़कों को शिक्षा आप क्या दे रहे हैं, चोरी करने की शिक्षा दे रहे हैं। देखिए वो बुढ़िया जो है वो उसके भविष्य की बात कर रही है, लड़के को शिक्षा क्या दे रहे हैं, इसलिए उसका गुस्सा जो आचार्य पर है, लड़कों को कुछ बोल ही नहीं रही है। तो फिर चाहती क्या हो, चाहते कि इसको ऐसा दंड दीजिए कि फिर आगे करे नहीं है। तो फिर अब आचार्य को थोड़ा और आगे तो उनकी डिग्निटी को चैलेंज कर दिया है ना, उनके ऑनर में इतने गालियां निकाली है। तो वो क्या करते हैं कि गुस्से में वो एक बेंच मंगवाते हैं, है ना, और इस लड़के को भी दोनों तरफ हाथ पकड़ के और मतलब पीछे पीठ पे लगाते हैं जबरदस्त 3 बेंच कस के। अब वो लड़का तो बुरी तरह से, भाई तो राजा का लड़का बेचारा मासूम लाड़ प्यार में पड़ा हुआ, ऊपर से उसे जबरदस्त उसको दंड मिलता है। मैडम बहुत कठिन दंड मिलता है, मैं वैसा दंड आपको नहीं दूंगा सलाह दे रही है ना। तो वो क्या करता है कि अरे बाप रे, वो पढ़ के तो निकल जाता है, लेकिन उसके मन में वो एकदम स्टैम्प हो गया कि उसको देख लूंगा बेटा मैं आचार्य राजा बनने तो एक बार मेरे तो वो जब राजा बन जाता है तब गुरु जी को बुलाता है, सर मेरा तो राज्याभिषेक होने वाला है, आइए ना उसको। तो आचार्य है वो मरी साफ करता है कि लड़का बिल्कुल जवान लड़का है, पारा गर्म होगा, है ना, तो इसको जाना तो ठीक नहीं है। तो बताया था कि अभी परीक्षाएं चल रही हैं या ऐसा कुछ भी अभी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। राजकाज हो गया उसका, कुछ दिन 5-10 साल निकल गया, फिर बोला
राजा को कि मेरा विवाह है ना, उस पर तो कम से कम आइए, पहले तो आप नहीं आए वगैरह। तो अभी वो फिर आचार्य हिसाब लगाता है कि अभी तो मेरी गर्मी तो है अभी इस शादी में, अभी जाना ठीक नहीं है। फिर वो कुछ लगाता है कि मेरी बेटी की शादी है या ऐसा कुछ बहाना बना देता है। फिर और निकल जाते हैं 5 साल, है ना, अब तो मेरा पुत्र हो गया है वगैरह। तो इस तरह से करके उनमें समझिए कि वो पीरियड निकल जाता है। आचार्य को अब लगता है कि नहीं, अब तो इसका पारा जो है वो ठंडा हो गया होगा, खून गर्म था वो ठीक हो गया होगा, अब अधेड़ अवस्था में पहुँच गया, तो वो जाता है ना। और जब दरबार में पहुँचता है तो ये लड़का बैठा हुआ है और उनके अमात्य जो हैं वो सब राज दरबार में बैठे हुए हैं। और वो कहता है, देखो देखो ब्राह्मण को, ये जो है इसकी मौत इसको खींच के ले आई पूरा नहीं, इसकी मौत इसको खींच लाई है। और सब उस समय अब आचार्य तो घबराते हैं, सेंटेंस बोल रहा है। तो वहाँ पर एक गाथा है ना, 1 या 2 गाथाएं हैं। उसमें वो आचार्य कहते हैं कि भाई आप मतलब हाँ, उसमें वो कह देता है वो राजा भी कि इसने मेरे को देखो जैसे बेंत लगाए थे, मेरी पीठ अभी भी दुखती है ऐसे बेंत लगाए थे, है ना। तो फिर उसका जो है उत्तर वो उन गाथाओं में छुपा हुआ है। यानी वो कहानी पूरी गाथाओं में आ गई कि राजन अगर न हुआ होता, अगर तुमको ये दंड न मिला होता, तुम आज कोई बड़े डकैत होते, है ना, बड़े उचक्के या बड़े डकैत होते, कहीं के मशहूर डकैत होते, राजा तो तुम नहीं ही होते। कि पाली की उस समय किसी तरह की शैली है कि राजा तो तुम नहीं ही होते, कहीं के बड़े डकैत होते, है ना। तो मंत्रियों ने समझ लिया उस गाथा को, तो उन्होंने उसको बताया कि देखो ये तो सच ही कह रहे हैं आचार्य कि राजन आप तो जो आज ये सुख भोग रहे हैं ये तो इन्हीं की शिक्षाओं का है, उसी दंड का ही आपको मतलब लाभ मिला। अगर वैसा न करते तो आप मतलब खराब भी आपकी आदतें हो जाती और इस तरह से आप बड़े बेईमान या बड़े ठग या इस तरह की चीज़ बने होते। तो राजा तो अपने बंदे ठीक कह रहे हैं। तो खैर उसका वो आदर करते हैं जिस तरह भी हो। कहानी जहाँ पर आके बुद्ध घोष खत्म कर देते हैं कि वो जो आचार्य था वो कोई और नहीं, मैं ही, यानी मैं माने वो बोधिसत्व के रूप में वो कैरेक्टर आया। और लास्ट में एक लाइन आ जाएगी कि वो और कोई नहीं, मैं ही था। मैं ही था माने जो शास्त्रा कह रहे हैं अपनी तरफ से कि मैं ही था। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस से लोगों में ये भ्रम पैदा हुआ कि शायद शास्त्रा यानी भगवान बुद्ध उस जन्म में एक आचार्य थे। ठीक है, देखिए बात कहाँ से कहाँ चली गई कि अब पूर्व जन्म की बात है। जबकि ये कहानी इसलिए बताई जा रही है ताकि ये बताया जा सके कि भाई एकदम भी विद्यार्थी को छोड़ना नहीं है, या जैसे कि एकदम रिलैक्स कर दिए आप उसको। जहाँ शारीरिक दंड की जरूरत है, जहाँ आवश्यक है, उसके सुधार की बात जहाँ पर आती है, तो वहाँ सुधार के लिए अगर थोड़ी आप ताड़ना करते हैं, थोड़ा थप्पड़ लगाते हैं, है ना, तो कोई उसमें बुराई नहीं है। क्योंकि आपका जो मकसद है, जो आपकी भावना है, दुर्भावना नहीं है। आप उस विद्यार्थी के लिए ऐसा कर रहे हैं, है ना, तो वो सम्यक है।